नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी का भाग 2। भाग 1 हमने आपको पहले करा दिया है, ठीक है। भाग 1 आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा भाग 1। सारे जो हैं, सबसे पहले हम इसकी कराएंगे थ्योरी, उसके बाद हम आपको कराएंगे इसके क्वेश्चन, और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाग 2 हो जाता है और इस भाग 2 में आपको मिल जाते हैं, देख लो, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये 5 से 11 जो अनुच्छेद हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको कराएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का सुझाव देने के लिए भी आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। और इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, तो अनुच्छेद जो हमारा हो जाता है 5 से 11, इसमें आ जाती है आपकी नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इस थ्योरी के बाद में हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 40-50 क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ जो बात करने वाले हैं वो नागरिकता के बारे में बात करने वाले हैं। और नागरिकता से क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक गहरी नागरिकता है, अर्थात हम ये कहेंगे हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं हैं, बल्कि वहाँ के केवल निवासी हैं। भारत में नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है, नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। इसके बाद जो है ये कहा गया है जो हमारे यहाँ जो किस तरह की नागरिकता है, तो इकहरी नागरिकता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता होती है अमेरिका में। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिक जो है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। जो भारत के नागरिक है वो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। और नागरिकता में पहली बार जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1886 में, किया गया था पहली बार संशोधन। और आपको हम ये बता दें, हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपको संविधान में 22 भाग है, तो 22 भाग की 22 वीडियो आपको मिल जाएगी और सारी आपके लिए हो जाएगी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज जो है फिर हम ज्योग्राफी कराएंगे, फिर आपको कराएंगे हिस्ट्री। टॉपिक वाइज जो है सभी चलने वाले हैं। और टॉपिक वाइज का मतलब है पहले हम इसकी थ्योरी कराएंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, उसी वीडियो में। तो इसी तरह से जो हमने सीरीज़ शुरू किया, अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपना जो भी ओपिनियन है आप हमें बता सकते हैं। नागरिक होने पर पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है और गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है भारत के अंदर। अनुच्छेद 5 की बात करेंगे क्योंकि 5 से 11 जो है हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी जो उस समय भारत के अंदर थे। उन लोगों को नागरिकता दी गई थी जो उस समय भारत में या भारत के अंदर थे, ठीक है। ये है अनुच्छेद आपका 5। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, अनुच्छेद जो 5 है वो किससे संबंधित है, तो वो नागरिकता से संबंधित हो जाता है। अनुच्छेद 5 में क्या है, तो इसमें जो है नागरिकता दी जाती है, किसको दी जाती है, तो जो भारत के अंदर थे संविधान लागू होने के समय से उनको जो है नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 6 हो जाता है फिर हमारा भारत। अनुच्छेद 6 हो जाएगा पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से जो भारत में आएंगे लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु जब संविधान बनने के बाद की बात आएगी तो इन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। और ये किस में लिखा गया है, तो परमिट रूल, ये 19 जुलाई 1948 से जो है ये लिखा गया है, ठीक है। ये हो जाता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए थे उन्हें नागरिकता भी दे दी जाएगी, ठीक है। जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय कुछ जो है चले गए थे अपनी मर्जी से और संविधान बनने से पहले ही वो वापस आ गए हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 की बात करेंगे, विदेश भ्रमण और नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट हैं जो बाहर जो हैं पढ़ते हैं, कुछ आदमी हैं, कुछ जो है बाहर जाकर नौकरी करते हैं, अमेरिका में रहते हैं, नौकरी करते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, तो उनकी जो है नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये भी इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 8 में। इसके बाद अनुच्छेद आ जाता है हमारा 9।
विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, जो विदेशी नागरिकता अगर आपने ले ली है तो नागरिकता जो है पूरे वर्ल्ड में आपको एक ही तो देश की मिलेगी, दो जगह की थोड़ी मिलेगी। तो नागरिकता अगर आप अमेरिका में रहें तो अमेरिका की आपको नागरिकता मिल जाएगी और यहाँ की जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? तो भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। जब तक नागरिकता बनी रहेगी, जब तक वो देश विरोधी कार्य जो है नहीं करेगा, तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी देश में। इसके बाद हमारा जो आ जाता है अनुच्छेद 11, 5 से 11 की हम बात कर रहे हैं केवल इस पार्ट में। ये भाग हो जाता है हमारा 2 भाग, हमने पहले करा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाती है। इसके बाद नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो क्या हो जाएंगी? नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955, यहाँ जो है बात करेंगे नागरिकता प्राप्त करने के बारे में। ठीक है, यहाँ देखा गया है भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पांचों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके इन्हीं से बनेंगे। अनुच्छेद 5 से और 11 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको एक ही वीडियो देखना है, दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट हैं आपके पीसीएस की परीक्षा में, आरओआरयू की परीक्षा में, या आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा, किसी भी तरह की आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, अदर स्टेट का भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका सभी में पूछा जाता है और सभी में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जन्म के आधार पर मिल जाती है 5 तरह की जो है ये बात की गई है 5 विधियों की जो नागरिकता प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हो जाएगी जन्म के आधार पर, तो ये हो जाती है 1986 में। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो हम सभी हैं, हम सभी भारत में ही तो हैं, हमारे माता पिता भारत के हैं, भारत में ही हमारा जन्म हुआ है, तो हम जो है भारत के निवासी हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा कौन सा आ जाएगा? तो दूसरा आ जाता है वंश के आधार पर। ठीक है, ये कहा गया है आपका 1992 में, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे हो जाते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों। जिस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन के जो है पिता जो हैं वो बाहर के हो सकते हैं, माता बाहर की हो सकती हैं, तो शिखर धवन जो है इस तरह का एक एग्जाम्पल हो जाता है। ये वंश के आधार पर नागरिकता दी गई है। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा जो रूल्स हो जाता है, तीसरा जो रूल हो जाएगा पंजीकरण के आधार पर यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा और इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। ठीक है, ये हो जाती है पंजीकरण के द्वारा। इसके बाद आ जाता है देशीयकरण के द्वारा यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा भी आपको मान्यता मिल जाती है, नागरिकता दे दी जाती है। वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, उसको भी जो है देशीकरण के जरिए नागरिकता दे दी जाएगी। 5 विधि बताई गई हैं नागरिकता की। ठीक है, और आधे स्टूडेंट तो इस चीज़ को जानते नहीं हुए अब से पहले। इस वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी जो है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है आपका मन लग जाएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप एक बार पढ़ ले तो आप जल्दी से जो है भूलते भी नहीं है। ठीक है, इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 5वां जो नियम हो जाएगा हमारा अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला देने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के जो निवासी थे उनको नागरिकता दे दी गई है। बांग्लादेश के परगना जिले को भी इसी तरह से नागरिकता दी गई थी। ठीक है, ये हो जाती है अर्जित भूमि के हिसाब से। अब आपने समझ लिया जो भारत में आप रह रहे हैं तो भारत में जो नागरिकता दी जाएगी आपको, वो 5 जो हैं उसकी विधियाँ हैं, 5 जो हैं उसके नियम हैं जिनके आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। नागरिकता की हम बात कर रहे हैं, भाग 2 हमारा चल रहा है। भाग 2 में आपको नागरिकता मिल जाएगी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस भाग में है संविधान के। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ है, वनडे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन टेंड करते हैं। अगला पॉइंट हो जाता है हमारा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो, वो एनआरआई कहलाएगा। ठीक है,
NRI वो कहलाएगा, यानी NRI वो कहलाएगा, उसको नॉन रेजिडेंस घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद हो जाता है हमारा ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। कब? 2005 में। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, और इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। इसको कहा जाएगा ओवरसीज नागरिकता। ये बड़े लोगों के लिए है केवल, और बड़े लोगों के लिए तो जो नियम है वो अलग ही बनाए जाते हैं, आप जानते ही हैं। और यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, देश विरोधी अगर आप काम करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का आतंकवाद का या फिर गलत धारणा आपके मन में देश के प्रति पैदा हो जाती है, या फिर दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आकर जो है गलत काम आप कर देते हैं, तो गृह मंत्रालय आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। ये गृह मंत्रालय के पास जो है अधिकार सुरक्षित है। इसके बाद आ जाता है वीज़ा। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, और इस अनुमति को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है वीज़ा। ठीक है, बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है, यानी आप दूसरे देश में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि आपके पास वीज़ा नहीं है। एक हो जाता है पासपोर्ट। ठीक है, ये सभी जानते हैं, पासपोर्ट का तो आपने नाम सुना होगा। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, जिसे पासपोर्ट कहा जाता है। वीज़ा हो जाएगा जब हम किसी दूसरे देश में जाएंगे तो उसको जो है वीज़ा दिखाना पड़ेगा। पासपोर्ट हो जाएगा और हम भारत छोड़ के जाएंगे, अपना देश छोड़ के जाएंगे, तो भी हमें एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा अपनी जो है देश की सरकार को, और उसको कहा जाएगा पासपोर्ट। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद थ्योरी विद क्वेश्चन हम इसको कवर कर रहे हैं। अभी जो है इसके सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये आया था और काफ़ी दिन जो है सुर्खियों में रहा है। ठीक है, बहुत दिन तक जो है सुर्खियों में रहा, काफ़ी जो है, और इसको जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाता है। यह भारत की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक में कौन कौन हो जाते हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी इसमें जो है, और इस विधेयक को भारत के नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त पर छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक ही भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। पहले जो इसकी जो आवश्यकता थी वो थी नागरिकता प्राप्त करने की 11 वर्ष ऐसे लोगों की जो इस तरह के आते हैं बाहर से। ठीक है, जो आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, जो प्रताड़ना होती है, उनको परेशान किया जाता है, उस वजह से अगर आते हैं हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, उनको पहले 11 वर्ष तक जो है रहने की शर्त थी भारत में, लेकिन अब उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को पाकिस्तानी भारतीय नागरिकता के देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया था। इसके बाद आ जाती है हमारी NRC। इस पर भी जो है काफ़ी दिन तक हंगामा चला है। ठीक है, काफ़ी दिन तक हंगामा चलने के बाद अभी जो है शांति बस्ते में डाला हुआ है NRC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ये हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण भारत सरकार द्वारा एक निर्मित जो है एक पंजी है, जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये असम के लिए बनाई गई थी, और अब जो है पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा NRC को। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चली तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ना नहीं है, बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। कब से पहले? जो व्यक्ति आए हैं 24 मार्च 1971 से पहले, केवल उन्हीं को जो है नागरिकता दे दी जाएगी इसी नियम के आधार पर NRC के द्वारा। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा।
एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ये एनआरसी है, ठीक है। एनआरसी के अंदर ये सब चीज़ें होंगी। आपको 4 माह के अंदर जो है अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं कर सकता है, उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद भी देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं कर सकता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपको नागरिकता जो है आपकी समाप्त कर दी जाएगी और आपको जो है डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं डिटेंशन सेंटर, नेट पर सर्च करके देखना ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा डिटेंशन सेंटर क्या होता है। एनपीआर एक आ जाता है हमारा एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के तहत प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्रामीण पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया था। और आपके जो है परिवार कितना है और कौन कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं इस पर भी जो है एनपीआर बनाया जाएगा, ठीक है। इनकी जो है भी बात चल रही है। इसके बाद इससे जनसंख्या की जो है गणना हो जाएगी और एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कहा गया है एनपीआर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थ्योरी थी इसकी वो आपने समझ ली है, सारी जो है थ्योरी हमने आपको करा दी है। और अब जो है हमारे शुरू हो जाते हैं जो पॉलिटी के आपके बनते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सभी सेट में जो है सभी जितने भी भाग हैं 22 भाग हैं, 22 भाग के 22 जो लेक्चर हम बनाने वाले हैं। और 22 भाग में पहले थ्योरी मिलेगी आपको और उसके बाद उसके जो है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे उसी वीडियो में, ठीक है। इतना बढ़िया ये वीडियो होने वाला है, आपको जो है कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कहाँ से लाएं, थ्योरी कहाँ से पढ़े, तो थ्योरी और जो क्वेश्चन है वो आपको सेम वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। इसमें आपको मिल जाते हैं लगभग 50 के आसपास प्रश्न मिलेंगे और सारे मिल जाएंगे आपको इम्पोर्टेंट जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड है या फिर कहीं पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ऐसे वैसे क्वेश्चन हम इसमें नहीं लेकर आए हैं। तो चलिए ये जो पॉलिटी है, ये पॉलिटी का जो टेस्ट है ये हो जाता है हमारा 2। पहला टेस्ट हमने आपका पहला करा दिया है। तो यहाँ हो जाता है हमारा नागरिकता एवं मूल अधिकार, ठीक है। बात कर लेते हैं नागरिकता और मूल अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वाकई में तैयारी कर रहे हैं, क्या आप आर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की आपको तैयारी करनी पड़ेगी बेहतरीन तरीके से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो ये जो देश हो जाता है ये हो जाता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे भारत में एकल नागरिकता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, कौन सी सही हो जाएगी ये आपको बताना है। राष्ट्र और राज्य की दोहरी नागरिकता नहीं है, राज्य की एकल नागरिकता राज्य की नहीं है और राष्ट्र की एकल नागरिकता है, ठीक है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है हमारे यहाँ पर, राज्य के तो केवल हम निवासी हैं, ठीक है। बात आपने समझ लिया थ्योरी के माध्यम से। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता बिल्कुल हो जाएगी, जो संपूर्ण भारत है उसकी केवल हमें एकल नागरिकता प्राप्त है, राज्यों के केवल हम निवासी हैं। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है। 5 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं हमने आपको बताए हैं, ठीक है। और इसको कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, तो इसको समाप्त किया जा सकता है केवल 3 प्रकार से, ठीक है। 3 प्रकार भी हमने आपको बताए थे किन प्रकारों से जो है इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद हो जाता है निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। कौन हो जाएगा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम, तो ये हो जाता है हमारा संसद, ठीक है। सभी शर्तों को जो नियत करेगा वो कर देता है हमारा संसद। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था।
नागरिकता के संबंध में एक व्यापक जो है नागरिकता अधिनियम बनाया गया था और ये बनाया जाता है आपका 1955 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता बिल्कुल हो जाती है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने की अधिकार बिल्कुल ये भी हो जाएगा। अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है वो कब लागू हुए थे? तो ये लागू हो जाते हैं 1949 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसी स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ये नहीं किया जाएगा निर्वाचन के दौरान, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आपातकाल के दौरान भी नहीं किया जाएगा और युद्ध के दौरान तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी हो जाता है ये हो जाता है करेक्ट। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा ऐसे समय पर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो अपनाई गई है आपकी इंग्लैंड से। ठीक है। इंग्लैंड से अपनाई गई है एकल भारतीय की नागरिकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? कानून बनाने का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है। नागरिकता संबंधी जो कानून बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 11 के तहत ही बनाए जाएंगे। और नागरिकता जो भाग 2 की हम बात करें जिसमें नागरिकता का प्रावधान है, तो ये हो जाते हैं 5 से 11 जो हैं सभी जो है नागरिकता से संबंधित हो जाते हैं। पाकिस्तान से अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करने पर संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो आपके पाकिस्तान से आए हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हो जाते हैं अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट। आप देख सकते हैं किस तरह का ये वीडियो है, किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह की थ्योरी थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर जो है इसी तरह की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक कारण बताना है जिसमें नागरिकता को खो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरे देश की उसने नागरिकता ले लिया तो यहाँ की जो नागरिकता उसको खो सकता है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, ऐसे थोड़ी ना। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने से चला जाता है, तो 2 महीने क्या वो 10 महीने रह लो तो भी नागरिकता जो है समाप्त नहीं होगी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये हो जाता है संसद। ठीक है। संसद के बिना जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये करता है आपका एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं हैं। कौन से तरीके नहीं हैं नागरिकता प्राप्ति हेतु? तो जन्म के आधार जो है नागरिकता आपको मिल जाती है, वंशानुगत पे भी मिल जाती है और देशीकरण से भी मिल जाती है। तो इनमें से तो कोई सा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कौन से तरीके नहीं हैं, तो ये तो सब तरीके हैं जो नागरिकता प्राप्त आप इससे कर सकते हैं। जन्म के आधार पर भी कर सकते हैं, वंशानुगत के आधार पर भी कर सकते हैं और देशीयकरण के आधार पर भी कर सकते हैं। सत्य को चुनिए। सत्य को आपको चुनना है। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सत्य कौन सा इनमें से हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, तो ये तो आपका हो जाता है गलत। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है। परिभाषा थोड़ी दी गई है नागरिकता की, नागरिकता के बारे में बताया गया है, इस तरह से जो है नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता की परिभाषा जो है वहाँ पर नहीं दी गई है।
भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, बिल्कुल वहाँ जो है नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिकता 5 से जो है 11 में केवल बताई गई है, आपको ये प्रावधान है, इससे जो है आपको नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा, नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट हो ही नहीं सकती। राज्य सरकार की नागरिकता प्रदान करती है, राज्य सरकार क्यों करेगी? ठीक है, राज्य सरकार के केवल हम स्थायी निवासी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नागरिकता जो हमें मिलेगी वो मिल जाती है केवल भारत के आधार पर। ठीक है, भारत के हम जो है, भारत की हमें नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाता है बी करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों को बना रहना किस अनुच्छेद के आधार पर है? भारतीय संविधान के अनुसार पूछा गया है, नागरिकता के अधिकारों का बनना किस अनुच्छेद के आधार पर हो जाता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 10 के आधार पर। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना हो जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय नागरिकता की जो परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये किसी में नहीं दी गई है, क्योंकि परिभाषा जो उसमें दी ही नहीं गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट है वो इनमें से कुछ भी आंसर जो है फटाक से लगा के आ जाएंगे, तुक्का मार के। ठीक है, अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया तो फिर आपको तुक्का मारने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नागरिकता की परिभाषा जो है नहीं दी गई है। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की है। तो ये जो सिफारिश की गई है वो की गई है सिंधवी समिति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में दिया गया है? नागरिकता का प्रावधान तो ये दिया गया है, भाग हो जाता है 2 और अनुच्छेद हो जाता है 5 से 11। ठीक है, बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ये बात है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जब आपका पंजीकरण होगा, तो ये बिताने पड़ेंगे हमें लगभग 3 साल। ठीक है, उसके बाद जो है हमें जो है वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 12 से जो है बात करते हैं 35 की। इसमें जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार का जो है तो ये हो जाता है 20 का करेक्ट आंसर। इसके बाद मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण में संबंध है? शोषण से संबंधित कौन सा हो जाएगा बालकों के? तो ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद जो है ये बालकों के शोषण से संबंधित हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी सिद्धांत में बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? कौन सा मुकदमा हो जाता है जिसमें संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो ये किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी को नागरिकों के
मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो ये माना जाता है उच्चतम न्यायालय को, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एससी सुप्रीम कोर्ट को माना जाएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? जो संपत्ति का होता है मौलिक अधिकार, उसको कब समाप्त किया गया है? तो ये समाप्त किया गया है 1978 में। संविधान संशोधन हो जाता है ये 44वां, ठीक है। इसके तहत जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था। 1978 हो जाता है और 44वां संविधान संशोधन हो जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। 44वां हो जाता है और ये हो जाता है 1978 में। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता की बात हो रही है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका 17, ठीक है। अस्पृश्यता सभी जानते होंगे छुआछूत से संबंधित हो जाता है, ठीक है। और ये जो संविधान का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है अस्पृश्यता से संबंधित। 27 का जो सी है वो हो जाता है आपका करेक्ट। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी से हटा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है संपत्ति का जो अधिकार है वो जो है उसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। और ये 44वां संविधान संशोधन हो जाता है। कब हुआ है? तो ये हो जाता है 1978 में। इसके बाद आ जाता है हमारा निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 14, ठीक है। अनुच्छेद 14 जो है ये भारत के संविधान का अनुच्छेद जो हो जाता है कानून के समक्ष समानता से संबंधित ये हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन से हो जाएंगे जो सही सुमेलित नहीं है निम्नलिखित युग्मों में से? तो मानव दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम का जो प्रतिषेध है वो हो जाता है अनुच्छेद 23 में, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा जो है सही नहीं है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है ये अनुच्छेद 29 में हो जाएगा, ठीक है। और 30 जो है वो भी जो है अल्पसंख्यक से ही संबंधित है, 30 भी पूछ लिया जाता है आपसे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 से संबंधित हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है ये अनुच्छेद 31 में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गलत कौन सा है, तो डी हो जाएगा जो आपका गलत हो जाता है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार जो होते हैं उनका संरक्षक कौन है? तो उनका संरक्षक माना जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय को। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, क्या हो जाता है संपत्ति का अधिकार? तो ये माना जाता है वैधानिक अधिकार, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार है ये एक वैधानिक अधिकार हो जाएगा। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में से किन के अंतर्गत दिया गया है? समानता का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का जो अधिकार है वो हो जाता है आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 15 भी हो जाता है और अनुच्छेद 16 भी हो जाता है, ठीक है। 2, 3 और 4 और 2, 3, 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। किसकी बात हो रही है? समानता के अधिकार की, और ये दिया गया है 2, 3 और 4 में। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सुमेलित नहीं है? यहाँ देखना है आपको कौन सुमेलित है नहीं है। ए दिया गया है इधर और बे दिया गया है इधर, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। अनुच्छेद 23 की बात करेंगे तो ये मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, बिल्कुल ये जो है आपका करेक्ट होने वाला है। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे, कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है ये भी सही हो जाता है, ठीक है। ये किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 26 की बात करेंगे, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वो हो जाती है अनुच्छेद 26 में।
अनुच्छेद 29 की बात करेंगे, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्ग, तो ये वर्गों का जो अधिकार है ये हो जाता है आपका गलत। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है ये आपका गलत हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किसका दावा नहीं कर सकता है, तो व्यापार और व्यवसाय की जो स्वतंत्रता के अधिकार का ये दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी विधि के समक्ष समता का अधिकार का दावा कर सकता है। जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के सुरक्षा अधिकार का भी दावा कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का भी दावा कर सकता है, लेकिन किसका दावा नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा व्यापार और व्यवसाय में स्वतंत्रता के अधिकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, तो ये हो जाता है धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, 25 अनुच्छेद हो जाता है ये धर्म की स्वतंत्रता से ये संबंधित हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, सिखों के द्वारा जो कृपाण को धारण किया जाता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 37 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है अनुच्छेद 25। ठीक है, ये हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से जो है सही आंसर भी आपको चुन लेना है। तो सबसे पहले जो है सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है आपकी इधर, आपको कूट से जो है मिलान करना है कौन सा जो है किससे संबंधित हो जाएगा। तो सबसे पहले बात की गई है उपाधियों के अंत की, इसमें से आपको देख लेना इन चार में से आपको कौन सा पता है। हमें तो सारे पता हैं, लेकिन आप देखिए कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इन सभी के बारे में नहीं पता है, उसको एक पता है, तो एक से ही जो है वो शुरुआत कर सकता है। ठीक है, किस तरह से, अगर आपको पता है उपाधियों का अंत किससे होता है तो वहीं से आपका क्वेश्चन जो है निकल कर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो उपाधियों का जो अंत है वो हो जाता है अनुच्छेद 18 में, ए का हो जाता है 3। अब ए का 3 दिया गया है केवल 2 ही ऑप्शन में। ठीक है, इस तरह से आप इसको बड़े इजी तरीके से जो है लगा सकते हैं। अगर आपको पता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार हो जाता है ये आपका अनुच्छेद 21 कै में, यानी डी का हो जाता है 2 और डी का 2 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, फटाक से इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है, लेकिन हम आपको इस तरह से नहीं कराएंगे, हम इसको आपको डिटेल वाइज कराएंगे। तो चलिए, ये हो जाता है सबसे पहले उपाधियों का जो निषेध है, उपाधियों का जो अंत हुआ है वो हो जाता है आपका अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वो हो जाती है आपके अनुच्छेद 26 में। स्वतंत्रता की जो धार्मिक मामलों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वो हो जाती है अनुच्छेद 46 में। अल्पसंख्यकों की जो भाषा का संरक्षण है वो हो जाता है आपका अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है आपका 21 कै में। ए का 4, ए का हो जाता है 3, बी का हो जाता है 4, सी का 1 हो जाएगा और डी का हो जाता है आपका 2। तरीका वो है जो हमने आपको कराया, लिए हमने आपको लॉन्ग तरीके से करा दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका हो जाता है करेक्ट। तरीका कोई सा भी है, आपको केवल क्वेश्चन करना है। कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 50 के आसपास इसमें क्वेश्चन है और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सी हमारा वीडियो है। वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है तो आप हमारे जो है कमेंट भी लिख सकते हैं और किसी तरह का सुझाव देने के लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम जल्द से जल्द उस पर जो है इम्प्लीमेंट करें। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो हो जाते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से हो जाते हैं वो अनुच्छेद, तो ये हो जाते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार और ये हो जाता है अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 से 22, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, ये हो जाते हैं 4। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का जो अधिकार है कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा जाता है 1 अप्रैल 2000 को। ठीक है, संविधान करके शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया 2010 में। कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा हो जाएगा जो इनमें से मूल
अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार तो आ जाता है, समानता का अधिकार भी आ जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आ जाता है, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल हटा देना है। कई बार आपसे क्वेश्चन सेम आपसे पूछ लिया जाएगा इसी तरह से। संपत्ति का अधिकार जो है इसमें नहीं आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है, तो ये प्रावधान हो जाता है आपका अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 हो जाता है इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार है गैर नागरिकों को भी ये उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी ये उपलब्ध है अधिकार, तो ये हो जाता है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये हो जाता है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है भारत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? नहीं हो जाएगा विदेशी नागरिकों को प्राप्त, केवल भारत के लोगों को जो है वो प्राप्त है, या भारत के नागरिकों को वो प्राप्त है। तो ये हो जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, बाकी किसी को ये प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या फिर असीमित नहीं किया जा सकता है? कौन सा हो जाएगा जो असीमित नहीं किया जा सकता है, समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का जो अधिकार है ये आपका आपातकाल में भी जो है कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इसी तरह से। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ये कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, ये आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरओआरओ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप लोअर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अदर स्टेट का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सभी में आपसे पूछे जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना मस्ट है, ये सभी में आपसे पूछ लिया जाता है। और वहाँ जो है जब आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप जो है वहाँ पर गलत आंसर ही करके आएंगे। ठीक है, इसलिए जो है गलत आप ना करके आओ। इसी वजह से जो हमने इसकी थ्योरी विद क्वेश्चन जो है स्टार्ट किए हैं। साथ साथ थ्योरी चलेगी, साथ साथ इसके क्वेश्चन चलेंगे। आपकी जो भूलने की क्षमता है वो भी जो है कम हो जाएगी। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, घुमा फिरा कर पूछ सकता है, उल्टा सीधा करके पूछ सकता है। आंसर केवल आपका एक ही रहने वाला है। ठीक है, और वो हो जाएगा अनुच्छेद 24। ये हो जाता है अनुच्छेद 24, कारखानों में बालकों के नियोजन का ये प्रतिषेध करता है। विधि का नियम या कानून का अधिनियम, इसका क्या मतलब है? विधि का नियम या फिर कानून का नियम, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हो जाता है आपका सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किसके तहत नागरिक का मौलिक अधिकार हो जाता है? जो निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय तिरंगे को फहराने का जो नागरिकता का मौलिक अधिकार है वो कौन सा जो है अनुच्छेद हो जाता है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 19(1) का ए। ठीक है, ये हो जाता है आपका, जिसके तहत आप निजी भवनों पर भी झंडा, तिरंगा झंडे को फहरा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं। यहाँ हमने आपको कराया है भाग 2। इसमें मिल गए आपको अनुच्छेद 5 से 11, सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारी हमने थ्योरी आपको करा दी है, सारे इसके क्वेश्चन करा दिए हैं, और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा जो है आपके क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम आपको कराते रहेंगे। चैनल पर सारी जो है क्लासें अपलोड हो रही हैं, लगातार क्लासें अपलोड हो रही हैं, और आपको जो है बने रहना है हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसका जो है आज आपने देखा है भाग 2, कल आपको देखने को मिलेगा भाग 3। ठीक है, भाग जो है 22 है, और 22 जो है हम भाग आपको इसके कराने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन भी हम आपको कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।